हो सकता है वीडियो की क्वालिटी आपको साधारण लगे, पर विश्वास कीजिए कहानी बिल्कुल साधारण नहीं। यह है एक शेर की अमर गाथा। स्वागत है आपका हमारी विरासत अमर इतिहास में, जहां हम सुनाते हैं भारत की वीरता, बलिदान और गौरव की वो गाथाएं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक ऐसा योद्धा जिसकी एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पैर बेकार हो चुका था और जिसके शरीर पर तलवारों, भालों और तीरों के 80 से ज्यादा घाव थे। फिर भी जब वो घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरता था तो दुश्मनों की रूह कांप जाती थी। ये कहानी है उस आखिरी हिंदू सम्राट की जिसने दिल्ली के तख्त को चुनौती दी। ये कहानी है उस महानायक की जिसने सभी राजपूतों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा कर लिया था। ये कहानी है मेवाड़ के उस शेर की जिसकी एक दहाड़ से गुजरात से लेकर दिल्ली तक के सुल्तान कांप उठते थे। आज हम खोलेंगे इतिहास का वो पन्ना जो खून और स्वाभिमान की स्याही से लिखा गया है। कहानी महाराणा सांगा की, एक ऐसे सफर की जो अकल्पनीय संघर्ष से शुरू होकर भारत के भाग्य को बदलने वाले एक महायुद्ध पर खत्म होता है। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि भारत के उस शौर्य की कहानी है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। संग्राम सिंह का जन्म मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश में महाराणा रायमल के घर हुआ। वो अपने 3 भाइयों पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह के साथ बड़े हुए, लेकिन मेवाड़ का सिंहासन एक था और दावेदार 4। बचपन से ही सिंहासन की ये होड़ एक खूनी रंजिश में बदल चुकी थी। एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि संग्राम सिंह के भाग्य में मेवाड़ का राजयोग है। यह सुनते ही उनके बड़े भाई पृथ्वीराज, जो खुद को स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानते थे, गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और संग्राम सिंह पर हमला कर दिया। इस हमले में संग्राम सिंह की एक आंख हमेशा के लिए चली गई। उनके चाचा सारंग देव ने किसी तरह बीच बचाव किया, लेकिन भाइयों के बीच की ये दुश्मनी अब जानलेवा हो चुकी थी। अपनी जान बचाने के लिए युवा संग्राम सिंह को मेवाड़ छोड़ना पड़ा। उन्होंने एक आम इंसान की तरह भेष बदलकर दर दर भटकते हुए कई साल गुजारे। वो अजमेर के पास एक साधारण कर्मचारी बनकर रहे। अपनी असली पहचान छिपाकर इन्होंने सीखा कि कैसे जमीन से जुड़कर जिया जाता है, और यही अनुभव बाद में उनके बहुत काम आया। समय का चक्र घूमा। उनके दोनों भाई पृथ्वीराज और जयमल आपसी लड़ाइयों और षड्यंत्रों में मारे गए। अब मेवाड़ का सिंहासन खाली था और उसे संभालने के लिए केवल एक ही योग्य व्यक्ति बचा था, संग्राम सिंह। (1509) में संग्राम सिंह महाराणा सांगा के नाम से मेवाड़ की गद्दी पर बैठे, लेकिन उन्हें फूलों का ताज नहीं, कांटों का ताज मिला था। मेवाड़ 3 शक्तिशाली मुस्लिम सल्तनतों से घिरा हुआ था। उत्तर में दिल्ली, दक्षिण पश्चिम में गुजरात और दक्षिण में मालवा। इन तीनों सुल्तानों की नजर हमेशा मेवाड़ की उपजाऊ भूमि और उसकी आन बान शान पर रहती थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार उनका सामना किसी साधारण राजा से नहीं, बल्कि एक फौलादी इरादों वाले योद्धा से था। राणा सांगा ने सबसे पहले अपनी सेना को संगठित किया और मेवाड़ की सीमाओं को मजबूत किया। फिर शुरू हुआ विजय का वो दौर जिसने इतिहास में उनका नाम अमर कर दिया। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय ने जब मेवाड़ को चुनौती दी तो राणा सांगा ने उसे गागरोन के युद्ध में बुरी तरह हराया। यही नहीं, उन्होंने सुल्तान को 6 महीने तक चित्तौड़ में कैदी बनाकर रखा और फिर सम्मान के साथ उसका आधा राज्य लौटाकर उसे रिहा कर दिया। ये उनकी बहादुरी के साथ साथ उनकी दरिया दिली का भी सबूत था। गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय ने भी मेवाड़ पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन उसे भी हर बार मुंह की खानी पड़ी। और फिर राणा सांगा ने उस समय की सबसे बड़ी ताकत दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को चुनौती दी। इस युद्ध में राणा सांगा की सेना ने लोदी की विशाल सेना को धूल चटा दी। इस युद्ध में राणा सांगा ने अपना एक हाथ खो दिया और उनके एक पैर में तीर लगने से वो हमेशा के लिए लंगड़ा हो गए।
लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। लोदी की सेना भाग खड़ी हुई। अपनी हार का बदला लेने के लिए लोदी ने फिर हमला किया। धौलपुर का युद्ध, और एक बार फिर राणा सांगा ने साबित कर दिया कि असली सुल्तान कौन है। लोदी को फिर से हार का सामना करना पड़ा। इन जीतों के बाद राणा सांगा का साम्राज्य आगरा की सीमाओं तक फैल गया। वो अब उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक बन चुके थे। लगातार मिल रही जीतों ने राणा सांगा को सिर्फ एक विजेता नहीं बनाया, बल्कि एक प्रतीक बना दिया। सदियों से बंटे हुए राजपूत राजाओं को उनमें एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। राणा सांगा ने एक सपना देखा, विदेशी शासन से मुक्त एक संयुक्त हिंदू साम्राज्य का, जिसे हिंदू पद पादशाही कहा गया। उनका लक्ष्य दिल्ली पर भगवा ध्वज फहराना था। उनकी प्रसिद्धि और नेतृत्व क्षमता ऐसी थी कि लगभग सभी बड़े राजपूत वंश, मारवाड़, आमेर, ग्वालियर, अजमेर, बूंदी, उनके झंडे के नीचे लड़ने के लिए तैयार हो गए। ये भारतीय इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। सदियों बाद कोई ऐसा नेता उभरा था जो सभी राजपूतों को एकजुट कर सका। राणा सांगा अब सिर्फ मेवाड़ के महाराणा नहीं थे, वो एक विशाल राजपूत संघ के हिंदू पत्ती बन चुके थे। उनकी संयुक्त सेना में 1 लाख से ज्यादा सैनिक और 500 हाथी थे। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली का तख्त अब दूर नहीं। लेकिन तभी उत्तर पश्चिम के पहाड़ों से एक ऐसा तूफान उठा जो हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला था। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, तैमूर और चंगेज खान का वंशज, मध्य एशिया में अपना सब कुछ हारकर वो अपनी किस्मत आजमाने काबुल से हिंदुस्तान की ओर बढ़ा। 1526 में उसने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हरा दिया। ये जीत बाबर की बहादुरी से ज्यादा उसकी युद्ध की नई तकनीक की वजह से हुई थी। तोपें और तुलगुमा पद्धति। दिल्ली और आगरा पर अब बाबर का कब्जा था, लेकिन हिंदुस्तान का असली बादशाह बनने के लिए उसे एक आखिरी और सबसे बड़ी चट्टान को तोड़ना था, महाराणा सांगा। बाबर जानता था कि राजपूतों से सीधी टक्कर लेना लोदी की सेना से लड़ने जैसा नहीं है। वहीं राणा सांगा भी बाबर को एक विदेशी आक्रमणकारी मानते थे, जिसे भारत से बाहर निकालना जरूरी था। टक्कर होनी तय थी। फरवरी 1527 बाबर ने अपनी एक सेना की टुकड़ी बयाना के किले पर कब्जा करने भेजी। राणा सांगा की राजपूत सेना ने उन पर ऐसा भीषण हमला किया कि मुगल सैनिक जान बचाकर भागे। बयाना की जीत ने राजपूतों का हौसला आसमान पर पहुंचा दिया। वहीं दूसरी ओर बाबर की सेना में दहशत फैल गई। उसके सैनिकों ने राजपूतों की वीरता के किस्से सुने थे, अब उन्होंने उसे अपनी आंखों से देख लिया था। उन्होंने आगे लड़ने से इनकार कर दिया। बाबर की सेना का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। अपनी सेना को टूटते देख बाबर ने एक मास्टर स्ट्रोक चला। वो एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर भी था। उसने इस्लाम के नाम पर जिहाद का नारा दिया। उसने अपने सभी सैनिकों के सामने शराब के प्याले तोड़ दिए और कसम खाई कि वो अब कभी शराब नहीं पिएगा। उसने एक भावुक भाषण दिया, एक योद्धा के लिए जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है इज्जत की मौत। उसकी ये चाल काम कर गई। मुगल सेना एक नई ऊर्जा के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गई। एक तरफ थी महाराणा सांगा की विशाल राजपूत सेना, जो अपनी पारंपरिक वीरता और तलवारबाजी के दम पर लड़ रही थी। दूसरी तरफ थी बाबर की छोटी लेकिन अनुशासित सेना, जिसके पास 2 घातक हथियार थे, तोपें और बंदूकें। युद्ध शुरू हुआ। राणा सांगा की सेना एक भूखे शेर की तरह मुगल सेना पर टूट पड़ी। राजपूतों के शुरुआती हमले इतने जबरदस्त थे कि बाबर की सेना के पैर उखड़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि बयाना का इतिहास दोहराया जाएगा। राजपूत मुगलों के दोनों किनारों को भेदते हुए अंदर घुस चुके थे, लेकिन तभी बाबर ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। बाबर ने अपनी तोपों को एक साथ दागने का आदेश दिया। तोपों की आग और गोलों की गूंज ने राजपूत सेना में हाहाकार मचा दिया। राजपूतों और उनके घोड़ों ने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। हाथियों ने बिड़क कर अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया। इसी अफरा तफरी के बीच बाबर ने अपनी तुल्लुकमा रणनीति का इस्तेमाल किया।
उसके घुड़सवारों ने घूमकर राजपूत सेना को पीछे से घेर लिया। अब राजपूत सेना दो तरफ से घिर चुकी थी, लेकिन राजपूत तब भी लड़ रहे थे, बहादुरी से लड़ रहे थे, और शायद वो जीत भी जाते अगर उनके साथ विश्वासघात न हुआ होता। राणा सांगा के एक सबसे भरोसेमंद सेनापति सिलहदी तंवर, जो 30,000 सैनिकों की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था, युद्ध के सबसे नाजुक मोड़ पर बाबर से जा मिला। इस धोखे ने राजपूत सेना की कमर तोड़ दी। ठीक इसी समय युद्ध के मैदान में लड़ते हुए एक तीर सीधा राणा सांगा के सिर में आकर लगा और वो बेहोश होकर अपने हाथी से गिर पड़े। अपने राजा को गिरते देख राजपूत सेना में भगदड़ मच गई। जो युद्ध वो जीत रहे थे वो एक झटके में हार में बदल गया। भारत का भाग्य हमेशा के लिए बदल गया। घायल राणा सांगा को उनके वफादार सैनिक युद्ध के मैदान से दूर ले गए। जब उन्हें होश आया और उन्हें अपनी हार और विश्वासघात का पता चला तो उनका हृदय क्रोध और ग्लानि से भर गया। उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं बाबर को हरा नहीं देता तब तक मैं चित्तौड़ की पवित्र धरती पर कदम नहीं रखूंगा। उन्होंने अपनी बची खुची सेना को फिर से इकट्ठा करना शुरू किया और चंदेरी के युद्ध में बाबर को चुनौती देने की तैयारी करने लगे। लेकिन उनके ही कुछ सामंत, जो एक और विनाशकारी युद्ध से डरते थे, नहीं चाहते थे कि राणा फिर से लड़े। उन्होंने अपने ही महान राजा के भोजन में जहर मिला दिया। 30 जनवरी 1529 को भारत के उस महान योद्धा ने दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनों के ही धोखे से अपने प्राण त्याग दिए। एक ऐसा शेर जिसे कोई युद्ध का मैदान नहीं हरा सका, उसे षड्यंत्र ने मार डाला। महाराणा सांगा युद्ध हार गए, लेकिन वो अपना सम्मान नहीं हारे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि शरीर पर लगे घाव एक योद्धा की कमजोरी नहीं बल्कि उसके साहस का प्रमाण होते हैं। वो एक व्यक्ति नहीं, एक विचार थे, अपनी मातृभूमि की रक्षा और स्वाभिमान का विचार। उन्होंने जो संयुक्त राजपूताना का सपना देखा था वो भले ही अधूरा रह गया, लेकिन उनकी वीरता की गाथा आज भी राजस्थान के कण कण में गूंजती है। महाराणा सांगा का नाम भारतीय इतिहास में हमेशा वीरता, त्याग और अटूट इच्छा शक्ति का पर्याय बना रहेगा। महाराणा सांगा के जीवन का कौन सा अध्याय आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और भारत के ऐसे ही अनसुने महानायकों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।